नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जो रासायनिक विज्ञान का दूसरा अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण। इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल क्या होता है, अम्ल से जुड़ी सारी जानकारी, चाहे उसकी भौतिक गुण हो चाहे उसके रासायनिक गुण हो, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप आराम से बैठिए, कॉपी पेन साथ में लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। इस वीडियो के बाद आप अम्ल में से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आपके एग्जाम में हो, एनुअल एग्जाम में हो, चाहे हाफ ईयरली में हो, चाहे यूनिट टेस्ट में हो, सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है अम्ल होता क्या है। देखिए, अम्ल क्या होता है, तो अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हीं को बोला जाता है अम्ल। अम्ल का मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, चाहे आप नींबू बोल लो, चाहे आप संतरा बोल लो, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में अम्ल होता है, मतलब वो अम्लीय पदार्थ होते हैं। तो अम्ल का रासायनिक मतलब अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे बोला जाता है अम्ल। अब इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, तो पहला, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसा कि हमने बात करी, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सारे अम्ल होते हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटमस पत्र क्या है, एक सूचक होता है जो ये बताता है कि ये अम्ल है या क्षार है। तो ये क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। पीएच मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये हम पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल आप ये समझ लीजिए। जो पीएच मान होता है अम्ल का वो 7 से कम होता है और ये जलीय माध्यम में, जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। और ये चालन किस वजह से करता है, इस आयन की वजह से करता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से करता है। तो भौतिक गुण क्या है इसका, पहला, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। और चौथा, ये जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। ठीक है, अब उसके बाद है इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है, जल में वियोजन। जल में वियोजन का मतलब होगा जब भी आप अम्ल को जल में अम्ल को जल में घोलते हो तो ये हाइड्रोनियम आयन देता है H3O+, इसी को हम शॉर्ट में H+ भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्शन दिख रही होगी आपको, HCl है, जैसे इसकी रिएक्शन हुई तो H यहां जुड़ जाएगा इसके साथ में, किसके साथ में, H2O के साथ में, तो H3O+ बन जाएगा और ये Cl- बन जाएगा। तो ये क्या होते हैं, दोनों आयंस होते हैं। ठीक है, अब अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, तो अम्ल दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। जो प्रबल अम्ल होता है इसे हम खनिज अम्ल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबल अम्ल का मतलब हो गया ऐसे अम्ल जो पूरी तरीके से जल में आयनित हो जाते हैं, मतलब अगर हम इसे जल में डालें तो पूर्ण रूप से आयन में विभक्त हो जाता है, तो उसे बोला जाता है प्रबल अम्ल। जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और HNO3 इसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं, प्रबल अम्ल या खनिज अम्ल भी इन्हें बोला जाता है। अगर आपके पास आता है तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, खनिज अम्ल भी इन्हें बोला जाता है। और ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने प्रबल होते हैं कि ये आसानी से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये काम बहुत काम आते हैं, बट आप इन्हें डायरेक्ट हाथ में नहीं डाल सकते। जैसे आपने सुना होगा तेजाब होता है, तो तेजाब में प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब होता है, ये हमारे लिए इसे बोलते हैं हम, जो दुर्बल अम्ल होता है या जैविक अम्ल इसे बोला जाता है। कौन सा अम्ल, जैविक अम्ल, इन्हें हम जैविक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैविक अम्ल का मतलब हो गया ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, लाभप्रद होते हैं। तो ये कौन से अम्ल होते हैं, तो जो अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, कुछ कुछ भाग इसका आयनित होता है, तो उसे बोला जाता है दुर्बल अम्ल। कौन सा,
जैसे CH3COH, इसे बोलते हम एसिटिक एसिड। जैसे होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, जो भी दूध हो गया, दही हो गया, उसमें लैक्टिक अम्ल होते हैं। और एक होता है साइट्रिक अम्ल, ये होता है खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, जो भी खट्टे फल होंगे उनमें साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रबल अम्ल जिसे हम खनिज अम्ल भी बोलते हैं, और एक हो गया दुर्बल अम्ल जिसे हम जैविक अम्ल भी बोलते हैं। तो आपको समझ आया होगा दो प्रकार के अम्ल, एक प्रबल और एक दुर्बल। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तनुकरण क्या होता है, डाइल्यूशन बोलते से तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है जब हम किसी भी पदार्थ में, जो प्योर पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, उसमें जब हम जल मिला देते हैं तो उसे बोला जाता है तनुकरण करना। तो क्या होता है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में जो आयनों की सांद्रता होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, देखो मान लो ये आपके पास कोई ग्लास है जिसमें आपने अम्ल डाला हुआ है। अब अम्ल में क्या होता है, आपको बताया H+ आयन होता है या H3O+ आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। तो आप इसमें जल डालोगे जब, तो जो H3O+ आयन है, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो उसी को बोला जाता है तनुकरण करना। जैसे आप दूध में पानी मिलाते हैं तो दूध की मात्रा कम हो जाती है, ऐसे ही जब हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो जो हाइड्रोनियम आयन होता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसी को बोला जाता है तनुकरण करना। ठीक है, और प्राप्त अम्ल को तनु अम्ल वो कहा जाता है, मतलब डाइल्यूटेड एसिड से बोलते हैं तनु अम्ल। अब यहां पर परीक्षा में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल में पानी मिलाना चाहिए या पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझाता हूं मैं पहले, फिर आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये मान लो एक गिलास है जिसमें पानी है, और ये एक दूसरा गिलास है जिसमें अम्ल है, HCl मान लिया मैंने। अब होता क्या है, जब हम अम्ल को तनु करें तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसमें पानी डाल दें, है ना, तो भी ये पतला हो जाएगा, या आप अम्ल को पानी में डाल दो तो भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें जो जब भी आप अम्ल का तनुकरण कर रहे हो, मतलब जब अम्ल को तनु कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, जो अम्ल है उसे पानी में मिलाना चाहिए, जो अम्ल है उसे पानी में मिलाना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि जब आप अम्ल को पानी में मिलाते हो तो ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इससे बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, और ये जो ऊष्मा होती है ये इतनी प्रबल होती है कि अगर ये गिलास से बाहर निकल जाए तो ये आपके आंखों को, आपकी त्वचा को, आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो अम्ल है उसे पानी में डालते हैं। तो जब आप अम्ल को पानी में डालोगे तो जो उससे गर्मी निकलेगी, जो पानी है उसे धीरे धीरे अवशोषित कर लेगा, और जब अम्ल जो पानी है वो जो हीट, मतलब जो गर्मी निकली है उसे अवशोषित करेगा, तो न तो ग्लास के टूटने का डर होता है और न ही वो आपके कपड़ों पर गिर सकता है। लेकिन इसके उल्टा अगर आप पानी को अम्ल में डालते हो तो क्योंकि पानी की मात्रा कम होगी, अम्ल बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत भयानक विस्फोट हो सकता है, और विस्फोट होगा तो जो अम्ल है वो जो आपका बर्तन है उससे बाहर आएगा, तो आपकी त्वचा को, आपकी आंखों को, आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। देखिए नियम क्या है, अम्ल को तनु करने के लिए हमेशा पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए और विलयन को लगातार हिलाते रहना चाहिए। कभी भी पानी में अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए, देखिए ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण है। देखो, अम्ल और जल के बीच की जो अभिक्रिया होती है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी आपको पता होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्मी या हीट निकलती है, यानी इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है। यदि आप अम्ल में पानी डालोगे तो उत्पन्न होने वाली अत्यधिक ऊष्मा के कारण स्थानीय जल तुरंत वाष्प में बदल सकता है, जिससे अम्ल छलककर आपके चेहरे, आंखों या कपड़े पर गिर सकता है, जिससे आप जल सकते हो। साथ ही अत्यंत स्थानीय उष्मा के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। लेकिन
यदि आप पानी में अम्ल डालोगे तो इससे क्या होगा, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को पानी अपने भीतर अवशोषित कर लेता है, जिससे दुर्घटना का खतरा नहीं रहता है। तो आपको समझ आया होगा, जब भी आपको अम्ल का तनुकरण करना है तो आप क्या करोगे, अम्ल को पानी में डालोगे, न कि पानी को अम्ल में डालोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके पास आता ही, आपके एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे आपके पास है तनुकरण का आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, आपको समझाता हूं मैं। मान लो आपके पास ये एक पात्र है कांच का, इसमें आपने अम्ल डाला हुआ है, HCl बोला मैंने, ठीक है। अब अगर इसमें HCl है तो आपको बताया मैंने कि इसमें कौन से आयन होंगे, H3O+ हाइड्रोनियम आयन जो होंगे, ठीक है। अब जब आप इसमें पानी डालोगे तो मुझे बताओ कि जो H3O+ आयन है इसकी मात्रा बढ़ेगी या कम होगी। तो आप बोलोगे कम होगी, क्योंकि आप पानी मिलाओगे तो उसकी मात्रा कम होगी ना। तो जब मात्रा कम होगी तो उससे क्या होगा, इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, मतलब शुद्धता कम हो जाएगी। तो बस यही बात कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप पानी डालते हो तो H3O+ इसकी मात्रा धीरे धीरे घट सकती है, इनकी संख्या घटेगी और घटेगी तो सांद्रता कम होगी, और यही यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अब आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जो आपने ये भी जितना बड़ा लिखा हुआ है ये सब कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो, जब किसी अम्ल का तनुकरण किया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या घट सकती है। ऑब्वियस सी चीज है, आप किसी भी चीज में अगर पानी डालोगे तो उसमें जो मौजूद कण है उनकी संख्या घटेगी, क्योंकि पानी उसमें ऐड हो जा रहा है। अब जो सांद्र अम्ल होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, इसका मतलब जो शुद्ध अम्ल होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा न्यूनतम होती है, इसमें H3O आयनों की सांद्रता बहुत उच्च होती है। तनु अम्ल क्या होता है, तो जिसमें पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है, इसमें प्रति इकाई आयतन में H3O+ की सांद्रता कम हो जाती है। तो ये बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप तनुकरण करते हो तो सांद्रता क्या होगी, हमेशा कम होगी। आपको समझ आया होगा कम क्यों होगी। अब उसके बाद है तनुकरण का पीएच, तनुकरण और पीएच का क्या संबंध होता है। तो चूंकि तनुकरण करने से H3O+ मतलब जो हाइड्रोनियम आयन होता है इसकी सांद्रता घट जाती है, इसलिए जो अम्ल की पीएच वैल्यू है इसका मान बढ़ जाता है, मतलब ये 7 की तरफ जाना शुरू हो जाता है। यम पीएच का मतलब बड़ा सिंपल होता है, देखो जो 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है, एक स्केल होता है, उस स्केल में ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको अभी सिर्फ ये समझा रहा हूं मैं। ये एक 0 होता है और यहाँ पे होता है आपका 7 और यहाँ पे होता है 14। तो इससे नीचे जितने भी होंगे वो सारे अम्ल होते हैं, और इससे नीचे को आप आओगे तो अम्ल की सांद्रता बढ़ती है। जैसे मतलब 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो जिसकी पीएच वैल्यू 1 होगी वो सबसे प्रबल अम्ल होगा, और जिसकी 7 होगी, जिसकी 6 होगी वो दुर्बल अम्ल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप तनुकरण करोगे तो मतलब H3O की मात्रा घटेगी। अगर H3O की मात्रा घटेगी तो जो पीएच है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, मतलब यहाँ से ऊपर को जाएगा। और आपको बताया मैंने पीएच जितना बढ़ेगा अम्ल उतना ही कम प्रबल होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रबल अम्ल का पीएच मान 1 है, जो बताया मैंने, उसमें बहुत सारा पानी मिलाकर उसे तनु कर दिया जाए तो उसका पीएच मान बढ़कर 3 या 4 हो सकता है। और पीएच मान बढ़कर 3 या 4 से मतलब है कि जो अम्ल है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, दुर्बल होने लगता है, ठीक है। आगे आपके पास है सभी अम्लों में क्या समानता होती है, मतलब जितने भी अम्ल होते हैं उसमें क्या समानता होती है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अम्ल का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, मतलब जितने भी अम्ल होंगे उन सब में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है। बस यही समानता सब में होती है। तो क्या होता है, सभी अम्लों में सबसे मुख्य समानता यह है कि उन सभी में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होता, हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। जब किसी भी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ये आपको ध्यान रखना है, जहां भी अम्ल की बात होगी आपके दिमाग में सीधा आएगा कौन सा आयन होगा, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन होगा। और हाइड्रोजन आयन को ही हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि H+ आयन अम्लों की
अम्लों के अम्लीय व्यवहार और उनकी सभी साझा गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब अगर कोई भी अम्ल अम्लीय व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें क्या होगा, H प्लस आयन उपस्थित होगा। अब जैसे दिया हुआ यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, देखिए चूंकि H प्लस आयन अकेले नहीं रह सकता है, इसलिए तुरंत जल के अणु H2O के साथ मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो जैसे ये है, इसकी अभिक्रिया हमने करी तो क्या बनाया, जो H है वो इसके साथ चला गया तो ये बनाया इसने हाइड्रोनियम आयन, ये वाला। ठीक है, संक्षेप में समानता क्या होती है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या बनाते हैं, H प्लस या H3O आयन ही उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इसी कारण सभी अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, ये लाल करते हैं। ठीक है, तो सभी अम्लों में क्या समानता होती है, सब में H प्लस आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, आगे आपके पास है अम्ल विद्युत का चालन क्यों करते हैं, अम्ल में विद्युत का चालन क्यों होता है, तो उसके लिए आपको बताया मैंने कौन जिम्मेदार होता है, H प्लस आयन होता है। जैसे विद्युत धारा के बहने के लिए मुक्त आवेशित कणों का होना आवश्यक है, धातुओं में यह मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं ये काम, जबकि जलीय विलयन में मुक्त आयन होने चाहिए, मतलब यह काम मुक्त आयनों का होता है। अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का चालन इसलिए करते हैं क्योंकि जल में घुलने पर वे आयनों में टूटकर आयनित हो जाते हैं। जो भी अम्ल है जब उसे जलीय विलयन में डाला जाता है तो वो टूट जाता है और टूटकर क्या देता है, आयन देता है। अब इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, देखो जैसे हम किसी अम्ल को जल में मिलाते हैं तो वो अपने आयनों में विभाजित हो जाता है, जैसे दिया होगा HCl है, तो यहाँ पे H प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया। विलयन में उपस्थित ये धन आयन जो आपको दिख रहा होगा H प्लस और ऋण आयन, ये गति करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। जब इस विलयन से इलेक्ट्रोड जोड़कर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये मुक्त आयन विपरीत चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ने लगते हैं और आयनों की इसी गति के कारण विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपको इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर कोई भी विलयन विद्युत का चालन कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें H प्लस आयन है। मैं अम्ल की बात कर रहा हूं, कोई भी अम्लीय विलयन अगर विद्युत का चालन कर रहा है इसका मतलब उसमें H प्लस आयन उपस्थित है। समझ गए आप, बस इतना याद रखो आप। तो अम्ल विद्युत का चालन क्यों करते हैं, क्योंकि अम्ल जैसे ही जल के संपर्क में आता है तो वो H प्लस आयन देता है और H प्लस आयन एक मुक्त आयन होता है जिस वजह से ये विद्युत का चालन करता है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखो आप बस इतना समझ लो, अगर कोई भी पदार्थ है या कोई भी यौगिक है, अगर वो विद्युत का चालन नहीं कर रहा है इसका मतलब जब वो जल में घुलता है या जल में मिलता है तो H प्लस आयन नहीं देता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, कोई भी ABC कुछ भी है, अगर विद्युत का चालन नहीं कर रहा मतलब इसमें मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं। अगर हम अम्ल की बात करें तो H प्लस आयन उपस्थित नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ देखिए, ग्लूकोज C6H12O6 होता है और अल्कोहल C2H5OH होता है कि रासायनिक सूत्र में इसमें हाइड्रोजन होता है, आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन यहाँ भी है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये आयनों में नहीं टूटते हैं, इसका मतलब H प्लस आयन मुक्त नहीं करते हैं। चूंकि इनके विलयन में कोई मुक्त आयन नहीं होते हैं इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते हैं। वही बताया मैंने आपको, जो भी चाहे ग्लूकोज हो चाहे अल्कोहल हो, जब ये पानी में इन्हें घोला जाता है तो ये आयनों में नहीं टूटते हैं। बस यही तो अंतर है, यही तो आपका आंसर है। जैसे दिया हुआ है, इसी H प्लस आयन की उपस्थिति के कारण जो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है और शुष्क HCl गैस, शुष्क मतलब जो HCl गैस होती है जिसमें पानी नहीं होता एक तरीके से, नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति के कारण H प्लस आयन नहीं हो पाता है। समझ पाए आप? तो जो भी अगर विद्युत का चालन नहीं कर रहा मतलब उसमें H प्लस आयन नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो उसमें H प्लस आयन है। बस आपको इतना सा बहुत सिंपल सा ये ध्यान रखना है, मुझे उम्मीद है आपको ये ध्यान रहेगा। आगे इसमें है अम्ल के रासायनिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है
एग्जाम में बहुत बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप इसे समझिए बहुत आसानी से, और बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो 4-5 गुण हैं जो आपको अभिक्रिया सहित याद रखने हैं, क्योंकि याद रखिए केमिस्ट्री में मतलब रासायनिक विज्ञान में अभिक्रिया का बहुत महत्व होता है, तो आपको अभिक्रियाएं जरूर याद रखनी है। पहला आपके पास है धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब भी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ये लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। और इससे एक गैस मुक्त होती है, इससे बोला जाता है हाइड्रोजन गैस। दिख रहा? तो जैसे लिखा हुआ है अम्ल प्लस धातु, कोई भी अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे दही हो गया या जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, उसे पीतल या तांबे या किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। उसका कारण यही होता है क्योंकि जब अम्ल किसी भी धातु के संपर्क में आएगा तो वो लवण बनाएगा, और वो लवण का जो नेचर होता है, मतलब जो लवण होता है वो जहरीले प्रकृति का होता है, मतलब वो जहर होता है एक तरीके से। तो इसीलिए किसी भी खट्टे पदार्थ को धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है। समझ पाए आप? और ये आपके पास एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है कि जो दही होता है या जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसे धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, जब जिंक जस्ता की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। दिख रहा होगा Zn प्लस H2SO4, इसी को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो ZnSO4 के साथ चला जाएगा और क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए जब इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाई जाती है तो यह पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। जैसे जैसे आपके पास ये है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है? हमने एक परख नली ली है, उसमें तनि सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है, ये जो पानी टाइप का आपको दिख रहा है, और दानेदार जिंक इसमें डाला हुआ है। तो जैसे अभिक्रिया होती है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब एक बर्तन में हमने साबुन का पानी रखा हुआ है, तो जब इसमें साबुन का पानी रखा हुआ है तो जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से आती है, इस पाइप से होते यहाँ आती है, और हम यहाँ से मोमबत्ती इस पे जलाएं तो जो ध्वनि, मतलब जो ये मोमबत्ती है, ये फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन करती है। तो बस यही है जो आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, कि आप हाइड्रोजन जो गैस निकलती है उसकी जांच किस प्रकार करेंगे। तो आप सिंपल सा बोलोगे, उसकी जांच करने के लिए आप क्या करोगे? जो जलती हुई मोमबत्ती जब आप उसके पास लेके जाते हो तो हाइड्रोजन गैस के साथ पॉप ध्वनि निकलती है। ठीक है। अगला आपके पास है, जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें क्या होता है? जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। जैसे दिख रहा होगा आपको, धातु है। अब यहाँ पे चाहे आप धातु कार्बोनेट रखो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट रखो, तो लवण बनेगा। जहां भी कार्बोनेट होगा वहां हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। अब जैसा आपको दिख रहा होगा, पहला धातु कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट। जब इसकी HCl से अभिक्रिया होती है, मतलब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये बनाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। इसी प्रकार NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसकी अभिक्रिया होती है तो ये बनाएगा NaCl सेम चीज प्लस CO2 प्लस H2O। एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा के लिए, उत्पादित CO2 गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया, मतलब मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो CO2 गैस निकल रही है जब इसे चूने के पानी के साथ मिलाया जाता है तो वो चूने का पानी एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, चूने का पानी होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे आपने CO2 इसमें डालोगे तो ये बनाएगा CaCO3, इसी को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। आगे आपके पास है, जब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जब अम्ल क्षारक
आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि जो अम्ल है वो क्षार के जस्ट उल्टा होता है। तो जैसे ही आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अम्ल है वो क्षारक को उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, उसके प्रभाव को बिल्कुल कम कर देता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे लिखा हुआ है अम्ल और क्षारक, तो अम्ल जब क्षारक पर अभिक्रिया करेगा तो क्या बना रहा है, लवण बना रहा है और जल बाहर निकल रहा है। तो यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कभी भी लास्ट में OH हो तो उसे हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, Na सोडियम होता है, तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। तो जो NaCl वही है जो हम खाने में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये होता आपके पास उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। जब भी जो धातु है, जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड मूल रूप से क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। जैसे धातु ऑक्साइड है प्लस अम्ल तो क्या बनाएगा, लवण और जल, जैसे हमने यहाँ पे किया था ऊपर। तो आपको दिख रहा होगा CuO कॉपर ऑक्साइड। जैसे इसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड और जल का अणु बनता है। तो इसे बोला जाता है जब धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करता है किसके साथ में, अम्ल के साथ में। और आखिरी इसमें जलीय विलयन में अम्ल का व्यवहार कैसा होता है, तो मैंने बहुत बार इसकी चर्चा कर दी है ऑलरेडी। जब भी आप जलीय विलयन में अम्ल को डालोगे तो कौन सा आयन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन। तो आपको दिख भी रहा होगा अम्ल केवल जल की उपस्थिति में ही अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जब जल में घुलने पर अम्ल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे HCl है, जैसे इसे H2O में डाला तो ये आपको बना रहा होगा, इसे बोलता हूँ हाइड्रोनियम आयन। इसी H+ आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शुष्क HCl गैस नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास अम्ल और उससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं सब पे हमने बात करी है। अब अगर आपको ये अम्ल वाला पोर्शन समझ में आया तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ पहला देखिए, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अम्ल होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, और जो लवण होता है वो जहरीले प्रकृति का होता है, इसीलिए पीतल के या तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। दूसरा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो आपको बताया मैंने अभी, जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये इसने लिखा हुआ है, इस गैस की जांच आप कैसे करेंगे तो आपको समझाया मैंने, मोमबत्ती लेके जाओ, पॉप ध्वनि के साथ मोमबत्ती जलती है, मतलब हाइड्रोजन के बबल जलते हैं, तो ये इसका जांच आप इस तरीके से करोगे और इसकी रिएक्शन आप आसानी से लिख सकते हो। आगे लिखा हुआ है, जब कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखिए। बड़ा सिंपल है, देखो, क्योंकि कैल्शियम है तो ऑब्वियस सी बात है वो धातु कैल्शियम होगी, और जब इसकी अभिक्रिया होती है HCl के साथ में तो क्या बनाएगा, CuCl2 और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए संतुलित करने के लिए, तो ये इसका आपके पास आंसर होगा। आगे लिखा हुआ है, जो HNO3 होता है, HCl होता है, ये जलीय विलयन में अम्लीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं।
जबकि जो अल्कोहल और ग्लूकोज होता है वो यौगिकों के विलयन में अम्लीयता का लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। बड़ा सिंपल है, जो HCl और HNO3 है, जब इन्हें जल में डाला जाता है तो H प्लस आयन देता है, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। और जो अल्कोहल और ग्लूकोज होता है वो H प्लस आयन नहीं देते जब इसे जल में डाला जाता है, ये हमने अभी भी पढ़ा था। सेकंड आपके पास दिया हुआ है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि जब अम्ल को जल में डाला जाता है तो H प्लस आयन देता है, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि शुष्क HCl जो गैस होती है वो पानी की अनुपस्थिति में H प्लस आयन नहीं देता है, और अगर H प्लस आयन नहीं देगा तो वो लिटमस पत्र को नहीं बदलेगा। आगे दिया हुआ है, अम्ल को तनुकरण करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि जो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में? तो आपको अब बताया था मैंने बहुत विस्तार से, क्योंकि जब आप अम्ल और जल मतलब जब आप अम्ल का तनुकरण करते हैं या उसमें जल डालते हैं तो वो एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर आप अम्ल को जल में डालते हो तो जो निकलने वाली ऊष्मा है जल उसे अवशोषित कर लेता है, जिससे आपको नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप जल को अम्ल में डालोगे तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिससे अम्ल पात्र से बाहर निकल के आपकी आंखों को, आपकी त्वचा को, आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अम्ल का तनुकरण करते समय उसे जल में डालना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय जो हाइड्रोनियम की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो आपको बताया था मैंने, जब भी अम्ल के विलयन को आप तनुकृत करोगे मतलब उसमें पानी डालोगे तो जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी सांद्रता कम होगी। और ऐसे ये भी है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक या क्षारक मिलाते हैं तो, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं अभी तो आप इसे छोड़ सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन और इससे पहले वाले जितने भी हमने पढ़े हैं उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और अब आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से हल कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, क्षारक क्या होते हैं? तो क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, मतलब अगर आप इसे टेस्ट करोगे तो एक कड़वा स्वाद होता है, और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा चिकना लगता है तो उसे बोला जाता है क्षारक। ठीक है, बहुत सॉफ्टी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, अगर आप इसे टच करेंगे तो इसे बोला जाता है क्षारक। अब उसके भौतिक गुण क्या होते हैं? तो अगर आप इसे स्वाद करोगे तो क्या आएगा? कड़वा आएगा, जो हमने बात करी। दूसरा, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। और तीसरा, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, जबकि जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये हमने पिछली वाली वीडियो में विस्तार से पढ़ा था। तो ये इसके भौतिक गुण है, कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अब रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके? तो जैसे ही रासायनिक गुण का मतलब बहुत छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे हम इसे जल में अगर इसे डालते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। जैसे इसे जल में डालेंगे तो क्या देगा? ये OH माइनस आयन देता है, और इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। जबकि याद करिए, जब हम अम्ल को पानी में डाल रहे थे तो कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, या जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसे हम ऐसे भी दिखाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। तो ये रिएक्शन दी है कि जो NaOH है ये क्या होता है? एक क्षार होता है। जब इसका वियोजन होता है तो मतलब इसे पानी में डाला जाता है तो ये सोडियम Na प्लस अलग हो जाता है और OH माइनस अलग हो जाता है, तो ये OH माइनस आयन को ही बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। अब एक होता है क्षारक, जो हमने अभी तक बात करी, एक होता है क्षार। क्षार का मतलब होता है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षार क्या होते हैं? तो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें बोला जाता है क्षार। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि जो भी क्षार होगा, सिंपल सी बात है, वो क्षारक है, तभी वो जल में घुल के क्षार बना रहा है। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्षारक को, मतलब हर एक क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है। आगे आपके पास है आयनीकरण या
क्षमता के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो जब किसी क्षारक को जल में घोला जाता है तो वो तो वह कितनी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इस आधार पर इसे दो भागों में या दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होता है? जो क्षारक जल में पूरी तरह आयनित हो जाता है और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो उसे बोला जाता है प्रबल क्षारक। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल की बात की थी, तो बिल्कुल वैसे ही प्रबल क्षारक भी है। बस वहां पे पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन दे रहा था और यहाँ पे क्या दे रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न कर रहा है। विशेषता क्या होते हैं? तो ये बहुत तीव्र होते हैं और त्वचा को जला सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए NaOH, इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और दूसरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक पोटास बोला जाता है। ठीक है, आगे आपके पास है दुर्बल क्षारक। क्या होते हैं? तो जस्ट इसका उल्टा है, जो प्रबल क्षारक है उसका उल्टा। जो क्षारक जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, और अगर पूरी तरह से आयनित नहीं होंगे तो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें बोला जाता है दुर्बल क्षारक। ये कम क्रियाशील होते हैं और सुरक्षित होते हैं, मतलब इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसे हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये हम यूज करते हैं जब हमारे पेट में अम्लता एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MaOH का होल ट्वाइस इसका उपयोग करते हैं, तो इसे बोला जाता है दुर्बल क्षारक। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं। जैसा हमने अम्लों की बात करी थी, वैसे हम बात कर रहे हैं क्षारक का। तो पहला है धातुओं के साथ अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धातुओं के साथ अभिक्रिया मतलब होता है अम्ल की तरह सभी धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ सक्रिय धातुएं जैसे जिंक हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, प्रबल क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मतलब दोनों, वहां पर भी जब हम अम्ल की बात कर रहे थे तो वो भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाता है, यहाँ भी सेम चीज होती है। तो जो भी क्षारक होगा, जब वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, उत्पन्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली, जब भी हम जिंक या जस्ता होता है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं या उसके विलयन में गर्म करते हैं, तो ये हमेशा सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आपको दिख रहा होगा NaOH, ये एक क्षारक है। जिंक ये एक धातु है, तो जब इसकी अभिक्रिया होती है तो बनाता है Na2ZnO2, इसे बोला जाता है सोडियम जिंकेट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पहला ये था आपके पास धातुओं के साथ अभिक्रिया। दूसरा है अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधातुओं के ऑक्साइड जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, स्वभाव में अम्लीय होते हैं। इसलिए जब क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल और क्षारक की तरह ये क्या बनाएंगे? लवण और जल। कभी भी जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, और इसे बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमने इसे पहले वाले पार्ट में से कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास, क्योंकि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं उनका स्वभाव अम्लीय होता है, तो जब भी क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। जैसे क्षारक है, जब ये अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा आपका लवण और जल। उदाहरण दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी से बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। ये आपके पास रिएक्शन दी गई है। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से अभिक्रिया करेगा, जो CO2 है ये अधातु ऑक्साइड है, तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। और इसी कारण जो चूने का पानी है वो दुधिया रंग का हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास कभी कभी पूछा जाता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जो चूने का पानी है वो दुधिया रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तीसरा आपके पास है जलीय विलयन में क्षारक
का व्यवहार कैसा होता है। तो सिंपल सी बात है, जलीय विलयन में जब हमने अम्ल डाला था तो H+ आयन दे रहा था, तो यहाँ पे अगर क्षारक डालेंगे तो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। जल में घुलनशील क्षारकों को हम एल्कली बोलते हैं, एल्कली मतलब क्षार बोलते हैं, जो हमने इससे पहले बात करी थी। जैसे ये है NaOH, जब इसे जल में डाला जाता है तो Na अलग हो जाएगा और OH- आयन अलग हो जाएगा। ऐसे ही KOH, जब इसे जल में डालते हैं तो पोटेशियम आयन अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है, और इन्हीं की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड आयनों की उपस्थिति के कारण ही क्षारक का विलयन विद्युत का चालन करता है, जबकि जो अम्ल में हाइड्रोजन आयन था उसकी वजह से विद्युत का चालन होता है। तो बात सेम है, बस यहाँ पे आयन OH- होता है, जबकि अम्ल के साथ जो आयन था वो H+ आयन था। तो ये आपके पास जितने भी क्षार हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं उन पे हमने चर्चा की। अब इसके बाद आपके पास आता है पीएच स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीएच मान या पीएच स्केल, तो जनरली पीएच स्केल होता क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या बोलते हैं हम, पीएच स्केल बोलते हैं। मतलब कोई भी विलयन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयन है, उसकी सांद्रता कितनी है, सांद्रता का मतलब उपस्थिति कितनी है, उसे बोला जाता है। तो उसे विकसित किया गया पीएच स्केल को, ताकि हमें ये पता कर पाए कि जो भी विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं। अब जो पीएच में पी और एच का क्या अर्थ होता है, तो पी मतलब होता है पुसांस, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर, और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की क्षमता। तो सरल शब्दों में पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है, जो पीएच स्केल की रेंज होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है। मतलब ये एक ऐसी स्केल होती है, अगर आपके एनसीईआरटी में बना होगा ये इस तरीके से, ये एक ऐसी स्केल होती है ऐसे, यहाँ पे 0 होता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, बीच में होता है 7, और इससे आगे यहाँ पे लास्ट में होता है 14। ठीक है, तो 7 से नीचे सारे अम्लीय होंगे, 7 से ऊपर सारे क्षारीय होंगे, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उतना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, देखिए पीएच स्केल का कार्य क्या है और मान क्या है। तो पीएच स्केल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है उदासीन विलयन, यदि किसी विलयन का पीएच ठीक 7 है, जो मैं बात कर रहा था, तो उसे बोला जाता है उदासीन। मतलब ना तो वो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, जैसे शुद्ध जल होता है या नमक का विलयन होता है, तो ये क्या होता है, उदासीन होता है। अम्लीय विलयन क्या होता है, यदि किसी विलयन का पीएच 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है, 0 से लेके 6.9 के बीच में होगा। नियम क्या होता है, तो पीएच का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा और H+ आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको समझाता हूँ। जैसा आपको बताया मैंने, ये पीएच स्केल है, तो जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे। तो अगर मैं कहूँ कि जब भी हम यहाँ से नीचे को जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। अगर मैं कहूँ कोई विलयन है ए, इसका पीएच वैल्यू 6 है और बी इसका पीएच वैल्यू 1 है, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा, तो 1 वाला ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि पीएच यहाँ से नीचे को बढ़ता है, समझ रहे हो आप। अगर आप इस स्केल से नीचे को आओगे ना इधर ऐसे में, तो आपकी जो अम्लता है वो बढ़ती रहेगी। मतलब 6 में कम, 5 में थोड़ा अधिक अम्लीय, 4 में और अधिक, 3 में और अधिक, 2 में और अधिक, 1 में बहुत ज्यादा, और 0 में मतलब जो प्योर अम्ल होता है हम कह सकते हैं। और क्षारक जस्ट इसके ऑपोजिट होता है, जैसे 8 है, 9 है, 10 है, तो क्षारक ऐसे में बढ़ता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ए है विलियन, उसकी पीएच वैल्यू 8 है और बी है, ए की 14 है, तो ज्यादा क्षारीय कौन होगा, तो ज्यादा क्षारीय होगा जिसका 14 है। तो ये उल्टे बढ़ते हैं, एक इधर को जाने पे बढ़ेगा और एक इधर को जाने पे बढ़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है। तो यदि किसी विलयन का पीएच 7 है तो इसका मतलब क्या है, ना तो वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, जैसे शुद्ध जल हो गया और नमक हो गया। अम्लीय बताया मैंने, जब 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा। नियम क्या कहता है, पीएच मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। जस्ट इसके उल्टा, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। नियम क्या कहता है कि पीएच मान जितना अधिक होगा उतना ही प्रबल
क्षार होगा या क्षारक होगा, और OH आयन की सांद्रता भी उतनी ही अधिक होगी। अब यहाँ पे एक टेबल आपके पास दी है मुख्य पदार्थों के पीएच, जो जनरल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जो पेट में अम्ल होता है उसकी पीएच वैल्यू 1.2, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, अत्यधिक अम्लीय। एक का मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय। नींबू का रस 2.2 अम्लीय होता है। शुद्ध जल हो गया, मानव रक्त हो गया, ये 7.4 उदासीन या हल्का सा क्षारीय होता है, तो लगभग इसे उदासीन माना जाता है। तो जो शुद्ध जल होगा और मानव रक्त होगा उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम एसिडिटी में यूज करते हैं तो उसका 10 होता है, ये दुर्बल क्षारीय होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत अधिक क्षारीय होता है और उसकी पीएच वैल्यू होती है 40। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो शुद्ध जल होता है और मानव रक्त होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये वाला आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। अब दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, देखो बहुत आसान है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे। बट इतना आसान है कि अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, पौधों एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब जो हमारा शरीर होता है 7 से 7.8 पीएच परास मतलब रेंज के बीच कार्य करता है। तो हमारे पीएच की वैल्यू होती है, हमारे शरीर की पीएच की वैल्यू होती है 7 से 7.8, मतलब उदासीन से हल्का सा क्षारीय होता है। अब अम्लीय वर्षा होती है, तो जब वर्षा के जल का मान या पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। यह जल जब नदियों में जाता है तो जलीय जीवों, मछलियों आदि का जीवन संकट में पड़ जाता है। तो इसीलिए जो अम्लीय वर्षा होती है वो जलीय जीवों के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि जैसे ही जल में अम्ल गिरेगा तो वो उनकी स्किन को खराब कर देगा, मतलब उनकी त्वचा को खराब कर देगा। और दूसरा, जो भी जलीय जीव होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो अगर उसमें अम्ल होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये आपके पास अम्लीय वर्षा और इससे होने वाले प्रभाव। दूसरा है हमारा पाचन तंत्र। तो अभी बताया जो हमारे पाचन तंत्र होता है उसकी पीएच वैल्यू 1.2 होती है, अभी हमने बात करी थी। तो हमारा उदर मतलब पेट भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। जो अपच की स्थिति में पेट बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे दर्द और जलन उत्पन्न होता है। इससे राहत पाने के लिए हम एंटासिड यूज करते हैं, जैसे दुर्बल क्षारक जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, जो अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। आगे आपके पास है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मतलब ये हुआ कि जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू बदल जाता है या कम हो जाता है तो दांत सड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए, मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय मतलब सड़ना शुरू हो जाता है। दांतों का इनेबल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। जो हमारा दांत होते हैं वो इससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। और जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेबल, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया भोजन के बाद बचे स्टार जो शर्करा होती है, स्टार्च बोलते हैं जिसे, का अपघटन करके अम्ल बनाते हैं। तो जब भी हमारे पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा कैविटीज बोलते हैं कि दांतों में कैविटीज हो गया, तो वो यही होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए हम क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इसे बचने का उपाय है क्षारीय दंत मंजन। उसके बाद आता है पशुओं और पौधों द्वारा आत्मरक्षा। मतलब कुछ पशुओं और पौधों में अम्ल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन अम्ल होता है जो उनकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी होता है। जैसे मधुमक्खी का डंक आपने सुना होगा या कभी अगर खाया भी है। तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल मतलब मैथेनाइक अम्ल होता है, छोड़ता है, जिसके कारण दर्द होता है, जलन होता है। डंक मारे गए शरीर पर बेकिंग सोडा जैसा दुर्बल क्षारक लगाने से आराम मिलता है। तो आप बस ये ध्यान रखो, कभी भी आपकी बॉडी में अम्लता ज्यादा होती है तो उसका प्रभाव कम करने के लिए हम क्षारक यूज करेंगे। एक होता है नेटल के पत्ते। जंगलों में उगने वाले
नेटल के पत्तों के बालों में मेथनोइक अम्ल होता है, इसके छू जाने पर जलन होता है। गांव में होता है बेसिकली, अगर आपने कभी खाया होगा। जिसके इलाज के लिए पास ही उगने वाले डॉग पौधे की पत्तियां, मतलब जो छारियां होती है, को रगड़ा जाता है। तो ये होता है किसी पौधे में या किसी पशु में अगर अम्ल है तो उसके प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है सूचक और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। तो चूंकि साधारण सूचक जैसे लिटमस हो गया केवल बताते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारक है, तो वे उनकी क्षमता नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सार्वत्रिक सूचक जिसे बोला जाता है, का उपयोग किया जाता है। यह कई सूचकों का मिश्रण होता है जो H प्लस आयन की विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे लाल प्रबल अम्लों के लिए हो गया, हरा उदासीन के लिए हो गया, और गहरा नीला या बैंगनी प्रबल क्षारक के लिए हो गया। तो ये होता है सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जो साधारण सूचक होते हैं वो तो सिर्फ ये बताएंगे कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है, लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ये बताएगा कि जो पदार्थ है वो कितना अम्लीय या कितना क्षारीय है। तो वो सारी चीजें इसमें आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर में। अब आपके पास कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जिससे अम्ल उत्पन्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। जैसे सिरका होता है, सिरका में होता है एसिटिक एसिड। संतरा में, संतरा मतलब जो भी खट्टे पदार्थ होंगे उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। आप देखिए जैसे संतरा हो गया सिट्रिक है, जैसे नींबू हो गया सिट्रिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, जो खट्टा दूध मतलब दही, दही या दूध कहीं भी हो तो आपको ध्यान रखना है उसमें होता है लैक्टिक एसिड। चींटी की डंक में अभी बात करी हमने मेथनोइक अम्ल, या जो नेटल का डंक होता है उसमें भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये वो टेबल है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। लिखा हुआ पहला सूचक क्या होता है। तो सूचक क्या होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अपना रंग या गंध बदल देते हैं, उन्हें बोला जाता है सूचक। सूचक का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ ये सूचना देता है कि जो भी विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। सरल शब्दों में कहें, सूचक हमें बताता है कि कोई चीज खट्टी है या कड़वी बिना चखे हुए, क्योंकि रसायन को चखना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं, सूचक का उपयोग करते हैं ये पता करने के, इसलिए हम सूचक का उपयोग करते हैं ये पता करने के लिए कि जो भी रसायन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो सूचक बड़ा सिंपल आपको समझ आया होगा, जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब सूचक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक होते हैं 4 प्रकार के। पहला आपके पास प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक मतलब होता है जो प्रकृति में पाए जाते हैं या जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें बोला जाता है प्राकृतिक सूचक। पहला इसमें आता है, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, लिटमस पत्र, लिटमस पेपर का नाम लिटमस। तो यह थैलाफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकलता है, मतलब ये एक पौधे का समूह होता है थैलोफाइटा, इसके लाइकेन पौधे से निकलता है। अब ये कैसे काम करता है, तो अम्ल में, अम्ल क्या करता है, जो नीला लिटमस होगा उसे लाल कर देता है, जबकि जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये होता है अम्ल में जो लिटमस का पत्र होता है, और क्षारक में किस प्रकार काम करता है। दूसरा होता है हल्दी, टर्मरिक, जो आपके घर में भी होती है। हल्दी क्या करता है, अम्ल में इसमें कोई बदलाव नहीं रहता है, मतलब ये पीला का पीला ही रहता है, लेकिन जब क्षारक की बात करें तो ये लाल भूरा हो जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी आपके कपड़ों पे अगर हल्दी का दाग लग जाए, या आप जो खाना खाते हैं अगर वो आपके कपड़ों पे लग जाए, तो जब आप उसे साबुन से धोते हो तो वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। लिखा भी है जैसे कपड़े पर सब्जी लगे सब्जी का दाग, सब्जी के दाग पर साबुन लगाने से होता है, तो कितना कैसा हो जाता है, लाल और भूरा हो जाता है। तो ये होता है हल्दी, जिसे हम टर्मरिक भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है कृत्रिम या
संश्लेषित सूचक, जिसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये रसायनों द्वारा लैब में बनाए जाते हैं, मतलब लैब में तैयार किए जाते हैं। जैसे पहला है फिनोल्फथलीन। तो ये क्या होते हैं, अम्ल में ये रंगहीन होते हैं, मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं रहता है, लेकिन जैसे इसमें क्षारक मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो फिनेफ्थलीन होता है वो क्षारक डालने पर गुलाबी रंग का हो जाता है। ऐसी एक कृत्रिम सूचक और है जिसे बोलते हैं मेथिल ऑरेंज। तो ये जो अम्ल में लाल हो जाता है जबकि क्षारक में पीला हो जाता है, तो वो होता है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो ये होते हैं कृत्रिम सूचक। अब उसके बाद है गंधीय सूचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये वाला जनरली पूछा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये वे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे बोला जाता है गंधीय सूचक। गंधीय मतलब गंध से मतलब है, स्मेल से मतलब है। तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे बोलते हैं गंधीय सूचक। जैसे प्याज का रस हो गया या वनीला एसेंस हो गया। तो अम्ल में क्या होता है, इनकी गंध वैसी की वैसी रहती है, अम्ल में कोई अंतर नहीं आता है, मतलब इनकी गंध नष्ट नहीं होती है, जबकि क्षार में इनकी गंध समाप्त हो जाती है। तो इसे बोला जाता है गंधीय सूचक। ठीक है, चौथा है आपके पास जो सूचक होता है वो होता है सार्वत्रिक सूचक। ये सार्वत्रिक सूचक को बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये एक ऐसा सूचक होता है जो हमें अम्ल या क्षार की प्रबलता बताता है। जैसे जैसे इसके ऊपर वाले थे वो हमें सिर्फ ये बता रहे थे कि जो आपके पास सूचक मतलब जो रसायन है वो अम्ल है या क्षार है, जबकि जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो अम्ल और क्षार है ये कितना अधिक प्रबल है, मतलब एक तरीके से इसकी स्ट्रेंथ या प्रबलता बताते हैं। यह पीएच स्केल के आधार पर अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर बहुत तेज अम्ल होगा तो लाल होगा, अगर उदासीन है तो हरा होगा, और तेज क्षारक है तो बैंगनी होगा। तो इसे बोला जाता है सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब सूचक रंग परिवर्तन की सारणी कैसे है, ये मतलब ये एक रिवीजन आपके लिए, जितना आपने पढ़ा हुआ उन सबका रिवीजन इसमें दिया हुआ है। जैसे सूचक कैसा है, अम्ल के साथ क्या रंग होगा और क्षार के साथ। तो जो नीला लिटमस होता है वो अम्ल में लाल हो जाता है, क्षार में उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो सूचक होता है लाल लिटमस, उसमें अम्ल में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन क्षार में वो कैसा हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। हल्दी है, वो अम्ल में कोई बदलाव नहीं होता, उसमें पीला का पीला रहता है, लेकिन क्षारक में कैसा हो जाएगा, लाल और भूरा हो जाएगा। फिनोफ्थलीन है, ये अम्ल के साथ रंगहीन रहता है, लेकिन जैसे इसमें क्षारक डाला जाता है ये गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल होता है और क्षारक के साथ पीला होता है। और लास्ट में है वनीला या प्याज, इसकी गंध समान रहती है अम्ल के साथ, लेकिन क्षारक के साथ इसकी गंध बदल जाती है। तो ये हैं आपके पास सूचक, और सूचक से रिलेटेड जितने भी हमने पढ़े हुए हैं जो भी आपके पास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहला तो ये वाला जो फिनेफ्थलीन होता है, क्षारक में इसका रंग गुलाबी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा गंधीय सूचक क्या होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1-2 नंबर के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। प्याज का रस और वनीला में जैसे लिखा हुआ है। और एक आपको ये क्विक टेबल है जो आपको याद करके जानी है, बहुत छोटे छोटे, मतलब मुश्किल से 6 हैं टोटल, तो ये आपको याद करना है, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले है लवण होते क्या हैं। तो जब एक अम्ल और एक क्षारक आपस में विक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब भी अम्ल अभिक्रिया करेगा क्षारक के साथ में तो क्या बनाता है,
लवण बनाता है और जल बनाता है, इसी को बोला जाता है लवण। और जो लवण होता है इसका सबसे कॉमन मेंबर होता है मतलब NaCl, ये होता है जो सबसे कॉमन होता है। सबसे कॉमन का मतलब ये हुआ कि जो लवण होता है, नमक जिसे हम बोलते हैं, उसे हम NaCl के नाम से जानते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जो हम घर में यूज करते हैं वो यही वाला होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा क्या, साधारण नमक जो हम यूज करते हैं NaCl। तो आपको दिख रहा होगा HCl की जब अभिक्रिया हो रही है NaOH के साथ में तो क्या बन रहा है, NaCl और वाटर का मॉलिक्यूल मतलब जल का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये होता है लवण। तो लवण क्या होता है, जब भी अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो वो लवण बनाता है। बस ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद है लवणों का पीएच मान। तो जनरली क्या होता है, सभी लवण उदासीन नहीं होते हैं। ये लवण डिपेंड करते हैं इनकी पीएच वैल्यू पे। हम पीएच में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पीएच क्या होता है, वह किस प्रकार की अम्ल और क्षारक से मिलकर बनता है इस पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, उदासीन लवण क्या होते हैं, जब अम्ल भी प्रबल होगा और क्षारक भी प्रबल होगा तो इनका, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, तो इनका जो पीएच होगा वो 7 होता है। तो प्रकृति कैसी होगी, उदासीन। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम सल्फेट K2SO4। लेकिन अम्लीय लवण क्या होता है, जब अम्ल प्रबल होता है और क्षारक दुर्बल होता है तो उसका पीएच 7 से कम होता है। और जब पीएच 7 से कम हो तो उसे बोलते हैं हम अम्लीय लवण। जैसे NH4Cl हो गया या कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4। अगला आपके पास क्षारीय लवण क्या होते हैं, जब अम्ल दुर्बल हो और क्षार प्रबल हो, क्षारक, तो जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। तो ऐसे लवण की प्राकृतिक क्षारीय होती है, जैसे हो गया CH3COONA। तो ये होते हैं लवणों का पीएच मान। और सारे लवण हम यूज नहीं कर सकते हैं, हम केवल वही लवण यूज करते हैं जो उदासीन होता है। जैसे NaCl जो हम नमक घर में यूज करते हैं ये वाला होता है। ना तो हम ये कर सकते हैं और ना ये कर सकते हैं, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होगा और एक क्षारीय प्रकृति का होगा, तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब जो लवण आपके पास चैप्टर है उसमें सबसे पहला मेंबर है आपका NaOH, जिसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नाम क्या होता है, मतलब जो जनरली पाया जाता है। तो बनता कैसे है ये, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जिसे हम ब्राइन बोलते हैं से बिजली गुजारी जाती है तो ये टूटकर 3 मुख्य उत्पाद बनाता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा होगा NaCl है और H2O, अगर हम इन्हें कंबाइन करके बोले तो इसी को ब्राइन कहा जाता है, जो यहाँ बात कर रहे थे। ब्राइन मतलब हो गया जब हम NaCl में जल डालते हैं तो जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो पहला बनता है NaOH, ये पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा बनता है क्लोरीन गैस और तीसरी बनती है हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। तो एनोड जब अभिक्रिया होगी तो एनोड पर बनेगा क्लोरीन और कैथोड पर बनेगा हाइड्रोजन गैस। और कैथोड के पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। उपयोग क्या होता है, तो साबुन और अपमार्जक बनाने में काम आता है, कागज बनाने में काम आता है और धातुओं से ग्रीस हटाने में काम आता है। तो ये है उपयोग किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। समझ गए। तो क्लोर क्षार, अब इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पहले तो क्लोरीन बन रहा है आपको दिख रहा होगा और दूसरा क्षार बन रहा है। क्षार मतलब होता है ऐसा क्षारक जो जल में विलेय होता है, उसे बोला जाता है क्षार। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास था पहला। दूसरा है आपके पास विरंजक चूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2 और इसका जो नाम होता है वो होता है
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो केमिकल नाम होता है, रासायनिक नाम होता है। बनता कैसे है ये, तो जो शुष्क भुजा हुआ चूना है, जब इसमें क्लोरीन गैस डाली जाती है, आपको दिख रहा होगा ये शुष्क भुजा हुआ चूना है, तो जब इसमें क्लोरीन गैस हम डालेंगे तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं। और जल का मॉलिक्यूल, उपयोग क्या होता है उसका, तो वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन के विरंजक के लिए, आपके पास जो भी आप कपड़े पहनते हो तो उसका जो अलग अलग रंग होता है वो इसी के कारण होता है, विरंजक चूर्ण, क्योंकि विरंजक चूर्ण से ही उनमें कलर चढ़ाया जाता है। और दूसरा, पानी पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए हम क्या डालते हैं उसमें, विरंजक चूर्ण, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो सारे मर जाते हैं, ठीक है। अभी परीक्षा के लिए एक विशेष नोट है कि जब विरंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा क्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर हो जाती है। तो आपको दिख रहा होगा CaOCl2, जब इसमें CO2 डाला जाता है तो यहाँ से CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो ये आपके पास विरंजक चूर्ण। तीसरा आपके पास है बेकिंग सोडा, लिखा हुआ है NaHCO3, तो रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na सोडियम होता है, H हाइड्रोजन होता है और CO3 होता है कार्बोनेट। यह एक दुर्बल संक्षारक क्षारक है। कैसे बनाया जाता है, तो जब NaCl और H2O, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं, अभी बात करी हमने, इसमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डाला जाता है तो बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस ये वाला, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इसे गर्म किया जाता है बेकिंग सोडा को, तो ये सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है और CO2 गैस छोड़ता है, और इसी के कारण जो केक और पकोड़े हैं वो फूलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो केक और पकोड़े फूलते हैं उसका क्या कारण है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल का मॉलिक्यूल बनता है और CO2 बाहर निकलता है। जो CO2 होता है यही केक पकौड़े जो भी होते हैं, या ब्रेड पकौड़े अगर आपने खाए होंगे तो उसमें जब हम व्यंजक चूर्ण सॉरी बेकिंग सोडा डालते हैं तो उससे CO2 गैस निकलती है जो उसे फुलाने में मदद करती है। उपयोग क्या होता है इसका, तो पहला एंटासिड के रूप में, एंटासिड मतलब है पेट की अम्लता को कम करने के लिए। दूसरा, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब हम जो बेकिंग सोडा है इसमें टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं, टार्ट्रिक अम्ल इसे अगर मिला दें तो बनता है, ठीक है। और तीसरा, अग्नि शामक के रूप में, आग बुझाने में भी इसका काम आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोग आपको सारे याद रखने हैं। तो ये था आपके पास बेकिंग सोडा। आगे आपके पास धोने का सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें अगर आप 10 जल के अणुओं को मिला दें तो उसी को बोला जाता है धावन सोडा या धोने का सोडा। रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब क्योंकि 10 है तो 10 को बोलते हैं डेका, और H2 होता है हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बनता कैसे है, तो जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें जब 10 जल के अणु मिलाए जाते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। उपयोग क्या होता है, तो पहला, कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका काम किया जाता है। दूसरा, घरों की साफ सफाई में, जिसका नाम ही धावन सोडा है या धोने का सोडा है, तो ऑब्वियस सी बात है घरों में जो भी साफ सफाई होती है उसमें काम आता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका काम आता है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं जो इसके यूजेज हैं। इसमें सबसे ज्यादा उपयोग आपके ये वाला है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपके पास धावन सोडा, उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे आपके पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट, आधा को बोलता हूँ हेमी, तो हेमी हाइड्रेट, तो लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट इसे बोला जाता है, ठीक है। बनाने की विधि क्या होती है, तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम मतलब CaSO4.2H2, जब इसे
373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं को त्याग कर क्या बनाता है, पीओपी बनाता है। जैसे लिखा हुआ है CSO4.2H2O। जब इसे गर्म किया जाता है तो यहाँ से आधा मॉलिक्यूल जल का यहाँ रह जाता है, आधा अणु, और बाकी 1.5 अणु बाहर निकल जाता है, तो इसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ गई। और ये वाला जो होता है ये होता है जिप्सम। पीओपी एक सफेद चूर्ण है जिसे पानी में मिलाने पर ये दोबारा जिप्सम बनकर कठोर रूप धारण कर लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास एग्जाम में आता है कि जो भी कैल्स मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसे वायु मुक्त डब्बों में क्यों भरकर रखा जाता है। तो उसका कारण ये है कि जब भी ये वायु के या नमी के कांटेक्ट में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो ये अभिक्रिया करके ये जिप्सम बना देता है जो कि बहुत कठोर होता है और ये हमारे किसी काम का नहीं रहता है। इसीलिए इसे डब्बों में, ऐसे डब्बों में बंद किया जाता है या ऐसे पॉलिथीन में बंद किया जाता है जिसमें न तो हवा जा पाए और न ही कोई नमी उस पर आ पाए। उपयोग क्या होता है, तो जो भी प्लस्तर आपके होते हैं, हड्डियां टूट जाती है जब तो हाथ में प्लस्तर लगता है, उस पर ये काम आता है। दूसरा, खिलौने और सजावटी सामान बनाने में काम आता है। और तीसरा, दीवारों की सतह को चिकना करने में। आपने देखा होगा जब भी घर बनता है तो सीलिंग पे ऊपर वाली जो छत होती है, उल्टी छत होती है, उस पर हम पीओपी लगाते हैं डिजाइन बनाने के लिए, तो वो यही वाला पीओपी होता है। ठीक है, तो ये आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट आपके पास क्रिस्टलन का जल, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो लवण की एक सूत्र इकाई में निश्चित संख्या में जुड़े जल के अणुओं को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। मतलब ये हुआ, कोई भी आपके पास मान लो CSO4, ये आपके पास माना कोई लवण है। अब इसमें अगर मैं 2H2O जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ये जिप्सम बन जाएगा। तो इसी को बोला जाता है जल क्रिस्टलन का जल। ठीक है, तो जल लवण की एक इकाई सूत्र में जब निश्चित संख्या में हम जल के अणुओं को डालते हैं तो उसे बोला जाता है। जैसे आप Na2CO3, ये एक लवण है, लवण का अणु है। अब इसमें अगर 10 अणु हम जल के डाल दें तो इसे बोला जाता है धावन सोडा, जो हमने अभी भी बात करी, या धोने का सोडा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 नीले रंग का होता है क्योंकि इसमें जल के 5 अणु होते हैं। अगर इसे गर्म किया जाता है तो जल वाष्पित हो जाता है और इसका रंग सफेद हो जाता है। तो दोबारा पानी डालने पर एक ऐसा उसका नीला रंग वापस आ जाएगा। इसी को बोला जाता है क्रिस्टलन का जल। तो ये था आपके पास लवण और उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हमने इस वीडियो में पढ़ी है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्रिस्टलन का जल में, क्रिस्टलन का जल क्या होता है, दूसरा व्यंजक चूर्ण क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा क्या होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसे अच्छे से पढ़िए तो आपको सारा समझ आएगा। चलिए, आपसे मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।